देखो ना, तो बच्चों we'll start with the like right from the beginning, that is the energy stored inside the capacitor से हम आज चीजों को स्टार्ट करेंगे दोबारा. And before before yesterday class we have discussed the concept of parallel plate capacitor. तो I guess आपको parallel plate capacitor अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आज जो बेटा हम स्टार्ट करेंगे that is we'll start with energy stored. तो हमने energy stored कल भी डिस्कस किया था, आज दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. तो हाउ एनर्जी गेट स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो कैसे स्टोर होता है. ठीक है, इस चीज को आप देखें. देखो, यहाँ सेल और बैटरी से चार्ज जो है ना इस प्लेट को मिलना शुरू होता है और धीरे धीरे चार्ज इसके ऊपर जाता है. एकदम से चार्ज बच्चे इसके ऊपर नहीं आएगा, इस पर चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, यानी चार्ज इस पे धीरे धीरे स्टोर होना शुरू होगा. अब आप ध्यान से सुनना कि आफ्टर टाइम टी, मान लो कि चार्ज इस पे जाना शुरू हुआ, यानी इस बैटरी ने यहाँ पे इस प्लेट को चार्ज करना स्टार्ट किया, राइट. चार्ज इस पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ. मान लो कि बच्चे आफ्टर टाइम टी, अगर हम आफ्टर टाइम टी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे चार्ज आपके पास क्या है बच्चे, माइनस क्यू. सो दिस इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, राइट. अब इसके बाद मान लो यहां से आप dq अमाउंट ऑफ चार्ज और इसके ऊपर अगर लेके आना चाहते हो तो यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क, आपको वर्क करना पड़ेगा. तो वो वर्क क्या करना पड़ेगा, तो दैट वी नो कि इट इज dw इक्वल टू बच्चे क्या होता है, v dq, और v को हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, q by c. एंड नाउ इफ आई इंटीग्रेट, तो dw को विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to w, यहाँ पे 1 by c, और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया, q dq, और इसको हम 0 से q नॉट तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. सो वंस यू इंटीग्रेट दिस, तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, 1 by c, और यहाँ पे q स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to q नॉट. तो जो वर्क डन यहाँ पे आएगा बच्चे वो आ जाएगा q नॉट स्क्वायर बाय 2c. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लाइक दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी हैव परफॉर्म्ड इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू इट्स फुल कैपेसिटी. मतलब हमने इस पे चार्ज क्यू नॉट स्टोर कर दिया, इसकी कैपेसिटी क्यू नॉट चार्ज स्टोर करने की थी और हमने सारे चार्ज को उसके ऊपर स्टोर कर दिया. तो स्टोर करने में देयर वाज सम वर्क व्हिच वाज परफॉर्म्ड, राइट. तो वो वर्क क्या हो गया, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 से, एंड व्हाटएवर द वर्क वी डू वो यहाँ पे इन अ कैपेसिटर एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है. तो इसको आप कह सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, या फिर एट द सेम टाइम आप इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर भी कह सकते हो, राइट. तो ये जो एनर्जी स्टोर का बच्चे फॉर्मूला आया है, दिस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर पैरेलल प्लेट. दुनिया का कोई भी कैपेसिटर होगा, किसी भी शेप का होगा, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल आ जाए, चाहे वो स्फेरिकल आ जाए, कोई सा भी कैपेसिटर होगा, आप एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला यही यूज करें, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c. अच्छा, अब क्यू नॉट को ही अगर आप यहाँ पे cv लिख दो, सपोज अगर क्यू नॉट को हम यहाँ पे cv से रिप्लेस कर ले, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है आप cv स्क्वायर. एंड एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे हम c यहाँ पे अगर c को चेंज कर ले क्यू नॉट बाई v से, तो ये आपका हाफ v इंटू क्यू नॉट भी बन जाता है. सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर व्हाटएवर एनर्जी स्टोर्ड. अगर हम यहाँ पे एनर्जी और पोटेंशियल के लिए ग्राफ को प्लॉट कर ले, तो यहाँ पे ये है u, यहाँ पे है ये v, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, कीपिंग c कांस्टेंट. इसके और इसके लिए अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, पैराबोला बनेगा. सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर. अच्छा, अब यहाँ के बाद हमने बहुत सारी बातचीत इसके ऊपर की थी. अब आप ध्यान से सुनना, मैंने आपको यहाँ के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था. अब वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से सुनिए. देखो, मैंने आपको बच्चों बताया था कि मान लो कि यहाँ पे अगर आपका कैपेसिटर प्लेट है, राइट, और यहाँ पे आप सोर्स को यूज कर रहे हो. मैंने आपको बताया था कि एट टाइम t इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना आप, एट टाइम t इक्वल टू 0 जो आपका ये कैपेसिटर होगा कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेट वायर. ये ऐसा बिहेव करेगा, मतलब कैपेसिटर हो या ना हो, टाइम t इक्वल टू 0 पे जैसे ही आपने कनेक्ट किया उस मोमेंट पे ऐसा बिहेव करेगा. और आपको मैंने ऐसा भी बताया था कि एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, यानी जब आपका कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज होगा, जब पूरा चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये ऐसा ऐसा ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा. मतलब यहाँ पे कोई करंट ऑफ फ्लो नहीं करेगा.
यहाँ पे करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा इस केस में, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सप्लाई वंस इट इज कंप्लीटली चार्ज। तो ये आप याद रखें कि जो आपका कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, डीसी सप्लाई को ब्लॉक कर देता है जब वो कंप्लीटली चार्ज होता है। माइंड इट, ये नहीं कि हमेशा ब्लॉक कर देना, जहां कैपेसिटर देखना डीसी करंट को ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं। ये डीसी करंट को ब्लॉक तब करेगा जब आपका ये फुल्ली चार्ज होगा। तो फुल्ली चार्ज के केस में क्या होगा, ये ब्लॉक कर देगा, राइट। और इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल फ्लैट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस वायर, कि जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो ही ना, तो ये उस तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो देखो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट करने का लॉजिक क्या था कि चलो ठीक है यार, इनिशियल स्टेज पे अगर हम टाइम t इक्वल टू 0 पे बात करें, यहाँ पे चार्ज 0 था। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, यहाँ पे चार्ज बढ़ना शुरू होगा, यानी करंट यहाँ पे फ्लो करता रहेगा, ये करंट यहाँ पे फ्लो करता रहेगा। देखो सोचने वाली बात क्या है, आपको पता है, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और ध्यान से ना दिमाग पे जोर लगाना अच्छे तरीके से और सोचने की कोशिश करना। देखो इनिशियल चार्ज 0 है, अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज बढ़ता जाएगा। जब धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज बढ़ता जाएगा तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। चार्ज बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये कंप्लीटली चार्ज होगा और सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, वो कब होगा, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो ऐसा अचीव कब होता है, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके होगा। तो देखो मीन बाई जब 0 से इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था और करंट की वैल्यू कम होती जा रही थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक गैप था, इस गैप में भी करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर ये करंट यहाँ से यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगर ये करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी करंट होगा, क्योंकि जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे भी फ्लो कर रहा होगा। तो इस कैपेसिटर प्लेट के बीच के जो करंट का जो करंट था ना, इसको मैक्सवेल ने डिफाइन किया था, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान जाओ कि जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट फ्लो करता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, राइट। ये करंट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे फ्लो नहीं करता, उस टाइम पे ये 0 हो जाएगा, राइट। तो अब बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पे मान लो कोई इंस्टेंटेनियस चार्ज आ गया प्लस q, यानी इसने चार्ज किया होगा, लेट्स से किसी भी टाइम t पे ये चार्ज है, ये कंप्लीट चार्ज है, किसी भी टाइम t पे चार्ज है। अब किसी भी टाइम t पे चार्ज है तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा, यानी फील्ड लाइंस यहाँ पे होंगी। देखो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फील्ड लाइंस होंगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो फ्लक्स का एग्जिस्टेंस भी होगा, यानी यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर उस फ्लक्स को डिफाइन किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्लक्स को आप क्या लिखोगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो फ्लक्स यहाँ पे प्लेटों के बीच में आ गया, ये फ्लक्स क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स भी कैसा होगा, ये फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। ध्यान से सुनना, ये फ्लक्स कैसा होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट पे ये चार्ज, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, अभी कंप्लीटली चार्ज नहीं है, तो इस पे चार्ज धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो जब Q चेंज होगा तो फाई भी चेंज करेगा, इसलिए जो आपका फ्लक्स हुआ ये भी यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, वेरिएबल हुआ। तो अगर ये फ्लक्स वेरिएबल हुआ तो आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या गया, ये डी क्यू बाई डी टी। तो इसी डी क्यू बाई डी टी को इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, और इसको आप इधर लेके चले जाओ तो आईडी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, राइट। तो आपका फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है इनटू एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड व्हाट एवर डिस्प्लेसमेंट करंट। हालांकि इसकी बात हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करेंगे, जहां पे मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम। तो आईडी और आई आपका दोनों सेम हो जाता है। और इस बात को सोच के कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ पे कोई वायर नहीं है तो भैया ये वायर नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। भाई एयर होगा तभी करंट फ्लो करेगा। कैन यू प्लीज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एयर, क्या कभी आपने ऐसी घटना देखी है जहां पे हवा में करंट फ्लो करता हो? सर लाइटनिंग। तो देखो लाइटनिंग इज अ परफेक्ट एग्जांपल। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि भैया एयर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। हर मीडियम की अपनी ना एक स्ट्रेंथ होती है, अगर उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अप्लाई कर दो तो आप एयर के थ्रू भी करंट को फ्लो करवा सकते हो, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन केस ऑफ लाइटनिंग। तो जब लाइटनिंग स्ट्राइक करता है तो बेटा ग्राउंड पे कहीं ना कहीं फॉल करता है वो,
और सीधा सोचो, सीधा क्लाउड से लेकर के ग्राउंड तक का करंट का कनेक्शन होता है और करंट भी अच्छे खासे मैग्नीट्यूड का फ्लो करता है, राइट। तो वही बात है कि यहाँ पे गैप है तो गैप में भी करंट आएगा, क्योंकि हमने फील्ड यहाँ पे इतना अच्छा खासा जनरेट कर दिया। और ये भी यहाँ पे क्या हो गया, आपका फ्लक्स वेरिएबल हो गया, फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा, फॉर द टाइम बिंग वेरिएबल होगा। तो ये करंट आपका यहाँ पे फ्लो करेगा और ये करंट हमेशा इस वायर के कंडक्शन करंट के इक्वल होगा, जिसका प्रूफ हम कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करेंगे, राइट। तो हालांकि डिस्प्लेसमेंट करंट का कैपेसिटर चैप्टर में अभी कोई यूज नहीं है। मैंने सिर्फ ये बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हो, सोचते हो, तो आपके दिमाग में बात आती है कि यार जब करंट यहाँ से जा रहा है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो करंट यहाँ पे वापस कैसे आ रहा है। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। तो अब ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है कि हाँ यार, जब हम इसको चार्ज कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी करंट होगा, बट वो करंट कौन होता है, करंट। यहाँ पे वापस वो करंट आई ऐसे यहाँ पे वापस आ जाता है। ये करंट कब तक फ्लो करेगा भाई, तो टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी के जस्ट पहले तक फ्लो करेगा, क्योंकि इंफिनिटी पे आके आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और करंट सप्लाई को ब्लॉक कर देगा, राइट। तो इसी चीज को बेटे हमने कल डिस्कस किया था और आपको मैंने बताया था कि जब भी कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा, वैसे न्यूमेरिकल में साफ साफ लिखा होता है कि जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब ही होता है कि जो आपका कैपेसिटर है वो कंप्लीटली चार्ज है, उसको दोबारा चार्ज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट। तो अब अच्छे ध्यान देना। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी बताया था कि मान लो बच्चे, अगर ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे R, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है R, और बच्चों मैंने यहाँ पे एक लगा दिया कैपेसिटर। क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। तो उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना, जो आपका कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C है। अब कल वाले क्वेश्चंस को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे बात, तो आपको पता है, ध्यान से सुनना बच्चों, आपको पता है कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर की कोई औकात नहीं होती। कैपेसिटर इज जस्ट गोइंग टू बिहेव लाइक अ कनेक्टिंग वायर। आपके दिमाग में ये डायग्राम बन जाना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ऐसा बनाओ ना बनाओ, दिमाग में बनना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको पता है कि इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ कनेक्टिंग वायर। तो इस तरीके से बिहेव करता है। तो अगर जो भी करंट बच्चों यहाँ से जाएगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी करंट यहाँ से जाएगा, वो सीधा यहाँ जाके ऐसे यहाँ से, क्योंकि करंट हमेशा जीरो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू फ्लो कर जाता है, तो यहाँ से ना जाके भाई ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे हमें पता है कि ये रोड साफ सुथरा बिना ट्रैफिक वाला रोड है, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो आप कहाँ से जाओगे, जो स्मूथ होगा, जहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, राइट। तो इस आप यहाँ पे चले जाओ। या फिर आप यूं कह सकते हो कि जब भी आप एक कनेक्टिंग वायर को दो पॉइंट पे कनेक्ट करते हो, याद रहे, जब भी एक वायर लाके आप इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमेशा सेम पोटेंशियल पे आता है, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी कनेक्टिंग वायर को आप दो पॉइंट पे इस तरीके से कनेक्ट करोगे, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। जब मैंने आपको कंसेंट्रिक स्फेरिकल का केस कराया था, इन दोनों को मैंने अटैच किया था, तो मैंने क्या कहा था, सारे चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, बाहर, राइट। क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल क्या होना होता है, सेम होना होता है। तो जब भी आप दो कंडक्टर्स को, दो पॉइंट को अगर किसी कनेक्टिंग वायर से आप कनेक्ट करते हो, तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बच्चे हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा, ये आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो जब ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, तो अगर मान लो इसका वोल्टेज ई था, तो बेटा सीधा आप करंट का आंसर यहाँ पे क्या बोलोगे, तो जो करंट का आंसर आप कहोगे कि बेटा ये क्या हो जाएगा आपका ई बाई आर। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द करंट। तो इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे करंट को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए, मान लो बेटा ये सी है आपका, दिस इज सी, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसी के अंदर आपसे पूछा गया कि बच्चों आप ये बताओ कि यहाँ पे करंट एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना होगा। तो बच्चों देखो, जब टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सप्लाई, जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसको यहाँ से डिलीट मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जहां पे कैपेसिटर है उसको हटा दिया, यानी जो करंट है वो सीधा ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो इस केस में बेटा करंट का आंसर क्या हो जाएगा, E/2R, ठीक है। R प्लस R दोनों सीरीज में आ गए,
तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से बच्चों आप करंट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल ये वाला पे दिया था, आपको याद होगा कि बेटे ये था यहाँ पे, and then we have taken one resistor here, this is R, then we have taken one capacitor, this is C1, then there is, या तो C2 ले लो, ये R1, और मान लो यहाँ पे एक कैपेसिटर और आ गया C2 C1, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया जिसका वही वैल्यू है, मान लो इसको R2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, अगर हम t इक्वल टू 0 पे बात करें, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि बेटा t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे करंट बताओ, करंट कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, t इक्वल टू 0 पे आपको पता है कि ये जो कैपेसिटर होगा, दिस विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो देखो ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, सेम पोटेंशियल पे। या फिर आप यूं कह सकते हो कि जो करंट यहाँ से आ रहा होगा ऐसे, तो ये सीधा ऐसे निकल जाएगा, इनमें जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे ये जीरो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा, करंट वहां से फ्लो कर गया। और देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब करंट इनमें जाएगा ही नहीं तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये वाला सर्किट हमारे किसी काम का नहीं है। तो करंट का आंसर सीधा क्या हो जाएगा? लॉजिक क्लियर है? इन अ सेम मैनर मान लो कि एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो भाई t इक्वल टू इन्फिनिटी में आपको पता है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सप्लाई, यानी यहाँ पे ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच करंट के सप्लाई को क्या करेगा, रोक देगा। तो सारा का सारा करंट ऐसे आएगा, उस केस में करंट को आप क्या लिखोगे, E अपॉन R प्लस R। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द, राइट। देखो सर ये ई बाय आर वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया? कौन सा बेटे? ई बाय आर, आई करंट इज इक्वल टू ई बाय आर। वो पहला केस था जब टाइम t इक्वल टू 0 था। नहीं 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 सर, वो आया कैसे, मतलब करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। अच्छा ओके। बचपन में पढ़ा था भाई, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे विल डिस्कस इन डीसी सर्किट्स। इसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा वहां पे हम ढंग से पढ़ेंगे, बट स्टिल बच्चों को इतना पता ही होता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो वी आर अप्लाइंग V इक्वल टू आई आर, राइट। तो सेल और बैटरी के वोल्टेज को आप E से भी लिख सकते हो, आप V से भी लिख सकते हो, हालांकि E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसके बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी में ढंग से बात करेंगे। बट फिलहाल आप ये जानो कि सेल या बैटरी के वोल्टेज को आप V या E दोनों के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, राइट। देखो अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम आई थी समझने में। सो दिस वाज द क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे, ये रहा आपका 3 ओम, ये था आपका 3 ओम, ये था आपका 6 ओम, ये था आपका 3 ओम, ये था आपका 3 ओम, और यहाँ था 12 वोल्ट, और ये था आपका 4 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, तो आपसे यहाँ पे बोला गया था कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। इस क्वेश्चन में था कि आपको बच्चे एनर्जी स्टोर निकालना था कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी और कब, एट स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का बच्चों मतलब क्या हो गया कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो वो ब्रांच कौन सा हो गया, वो ये वाला ब्रांच हो गया। तो इसका मतलब है कि ये आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, इसको यहां से मैं हटा रहा हूं। अब टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका बच्चे अब रिमेनिंग सर्किट हो गया, राइट। अब इस रिमेनिंग सर्किट में अगर हम बात कर ले तो देखो ये 3 प्लस 3 क्या हो गया बच्चों, 6 ओम, ये भी क्या हो गया 6 ओम। तो अगर हम बात कर ले तो 6 ओम और 6 ओम क्या आ गया बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में आ गया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 ओम, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 ओम, और भाई नीचे क्या था आपका ये 12 वोल्ट। तो आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 3 और 3 6, 6 और 6 पैरेलल, पैरेलल में आप ऐसे निकालोगे 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 ओम, यानी ये जो कॉम्बिनेशन था इसका रिजल्ट क्या आ गया 3 ओम। अब ये 3 और ये 3 बच्चों क्या था, नाउ इट इज इन सीरीज, तो वी कैन राइट कि जो R इक्विवेलेंट होगा वो 6 ओम हो गया, यानी करंट 12/6, यानी नेट करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा वो क्या होगा 2 एम्पियर।
तो हमने यहाँ से ना पहले क्या निकाल लिया था, नेट करंट ऑफ द सर्किट। तो नेट करंट जो यहां से गया, ध्यान से सुनो बच्चों, जो करंट यहां से गया सोर्स के थ्रू, वो क्या गया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जब यहां पे आया तो इसके पास दो रास्ते थे। देखो करंट जब भी आता है ना, तो करंट के पास जितने पाथ होते हैं उतने पाथ के थ्रू आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस था तो इससे करंट दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक चीज और याद रहे कि अगर मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, क्या होता, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये पूरा का पूरा 2 एम्पियर करंट ऐसे निकल के ऐसे आ जाता है, इसमें जाता ही नहीं, क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो जीरो रेजिस्टेंस पाथ, जीरो रेजिस्टेंस पाथ को पहले फॉलो करता है। यानी यहाँ पे उस केस में इसमें कोई करंट नहीं जाता, सारा करंट ऐसे निकल के ऐसे आ जाता है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अब करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिलहाल वी आर लकी इनफ कि देखो ऊपर भी रेजिस्टेंस 6 है, नीचे भी रेजिस्टेंस 6 है। अगर ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 + 3 6 और ये भी 6, तो यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कैसा होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। यानी आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि ये हो गया भाई 1 एम्पियर, इसमें भी गया 1 एम्पियर, यहाँ से 1 बाहर, यहाँ से 1 बाहर, यहाँ पे फिर जुड़ेंगे और यहाँ से 2 एम्पियर। तो जो करंट सेल और बैटरी से बेटा बाहर निकलता है वो करंट एज इट इज यहाँ पे वापस पहुंचता है। याद रखना, जितना करंट आप सोर्स से निकालोगे उतने करंट को सोर्स पे आपको लेके वापस आना पड़ेगा। अब देखो मुद्दा क्या है, करंट हमने निकाल लिया, बट द बेसिक थिंग इज व्हाट, कि हमें निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर एंड दैट वाज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड को निकालना है। तो एनर्जी स्टोर्ड बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ये था आपका कैपेसिटर, ये था आपका रेजिस्टेंस, राइट। ये रेजिस्टेंस हो या ना हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बारे में करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर इन दोनों पॉइंट का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो आप एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर निकाल सकते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक और चीज देखो, कैपेसिटर अगर किसी वायर में है, कंप्लीटली चार्ज है, तो वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो क्योंकि कैपेसिटर चार्ज था तभी तो उसने करंट को ब्लॉक कर दिया। तो क्योंकि कैपेसिटर के पास चार्ज है, कैपेसिटर के पास अपनी कैपेसिटेंस है, तो Q इक्वल टू CV, यानी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी यहाँ पे भी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को अब हम यहाँ पे निकालेंगे, एंड वंस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आइडेंटिफाइड we will apply the formula for energy stored and the formula was half CV। यही फॉर्मूला था हमारा। तो देखो यहाँ पे we can do what, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो भाई यहाँ पे एक पॉइंट C ले लो। अगर हम VA माइनस VB यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, तो VA माइनस VB बच्चों क्या होगा, VA माइनस VC प्लस बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये VC माइनस VB। दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका VA माइनस VC है वो क्या हो जाएगा बेटा, 3 × 1। ध्यान देना, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, यहाँ पे करंट बच्चों कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। तो वोल्टेज VA यानी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 3 वोल्ट। वैसे ही C और B का क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 2, क्योंकि करंट यहाँ पे कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। तो भाई यहाँ पे आपका टोटल क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट। तो यानी आपने क्या किया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया। सो वंस पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, तो नाउ वी कैन फाइंड व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ CV²। हाफ C को आप क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड इनटू 9 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द एनर्जी इन जूल्स, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन फॉर द लास्ट क्लास। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो सर प्लीज रिपीट फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन दैट व्हाई यू रिमूव द कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर बच्चे हम यहाँ पे लक्ष्य दोबारा बता रहा हूँ कि कैपेसिटर हम इसलिए रिमूव करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि बेटे यहाँ पे आपने कैपेसिटर यूज किया और ये कैपेसिटर क्वेश्चन में गिवन था कि ये कंप्लीटली चार्ज है।
जिस वायर में कैपेसिटर अटैच हो और अगर वो कंप्लीटली चार्ज हो, तो मैंने कल भी बोला था कि कहीं पे नोट देके या स्टार देके लिखेगा कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सप्लाई, डीसी करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, एसी को कभी ब्लॉक नहीं करता। अब इसका रीजन कि ये डीसी को ब्लॉक क्यों करता है, इसका आपको रीजन जब हम चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे ना, मतलब कि हमारा 5वां 6वां चैप्टर है वो, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये रीजन और ढंग से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो टी इक्वल टू इंफिनिटी पे डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे देता है। यानी किसी भी कीमत पे अगर कैपेसिटर आपका कंप्लीटली चार्ज हो तो आप उसके थ्रू करंट को फ्लो नहीं करवा सकते, और जिस वायर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता वो हमारे लिए बेकार वायर हो जाता है। तो हमारे लिए एक तरीके से वायर बिल्कुल बेकार हो गया था, इसको काट के हम यहाँ से हटा सकते हैं, यानी इस सेक्शन को रिमूव कर लो एंड देन फाइंड द करंट, राइट। तो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर फॉर टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चे, अब इसके बाद ना हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। अभी जो हमारा सारा सेक्शन चल रहा था, दिस इज ऑल रिलेटेड टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। बट जो भी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एनर्जी स्टोर्ड हमने किया, तो ये इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। तो अब हम एनर्जी डेंसिटी भी जो करेंगे, ये भी क्या होगा, हम करेंगे इसको डिराइव करेंगे पैरेलल कैपेसिटर के हेल्प से, बट इट इज अ जनरल थिंग। मतलब दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कैपेसिटर्स, एंड इन फैक्ट जो ये एनर्जी डेंसिटी आएगा, दिस इज एप्लीकेबल wherever electric field is present। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी मीडियम में प्रेजेंट होगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो किसी भी मीडियम में एक सर्टेन वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कितनी एनर्जी है वहां पे, उस एनर्जी को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या है, तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू, एनर्जी डेंसिटी हमेशा स्मॉल यू से रिप्रेजेंट होगा, और फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो ना, अगर हम यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड की बात कर लें तो इट इज हाफ सी वी स्क्वायर, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ द प्लेट इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। आप याद करो यही होता है ना कैपेसिटर। अगर हम ढंग से बात करें तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको आप ऐसे दिखाते हो, जिसको आप ऐसे दिखाते हो वो ये है। तो यहाँ पे प्लस 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 चार्ज और यहाँ पे माइनस 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 चार्ज, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इनके बीच हम सेपरेशन को डी लेते हैं। तो ये जो एरिया ए है वो ये इस प्लेट का एरिया, इस प्लेट का एरिया, एरिया इनटू डी, ये पूरा वॉल्यूम डिफाइन कर देगा यहाँ का। तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके से पूरा वॉल्यूम हो गया। तो अब अगर आप सॉल्व करोगे तो सी को बच्चों क्या लिखोगे आप, एप्सिलॉन नॉट ए बाय बी। अच्छा, एंड सिंस इट इज अ कैपेसिटर, सेपरेशन डी था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है यहाँ पे ई होता है, तो क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म होता है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा यहाँ पे, ई इंटू डी। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरीके से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब भी फील्ड यूनिफॉर्म होगा आप क्या अप्लाई करोगे, ई इंटू डी। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा आप क्या यूज करोगे, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और उसको इंटीग्रेट करोगे। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। तो अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे सी लिख दिया, बी को मैंने लिख दिया ई डी यानी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या हो गया बच्चों, ए इंटू डी। इस डी से डी कैंसिल, इस डी से डी कैंसिल, और ये ए से कैंसिल। तो एक तरीके से बच्चों जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला क्या आ गया आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यानी अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर ले तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और कायदे से हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे भी किसी भी मीडियम में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अगर आपका मन कर जाए कि नहीं यार मुझे एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, तो उस मीडियम का वॉल्यूम अगर आपको पता हो, यहाँ पे वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, देखो ये है क्या, ये बेसिकली है तो U by V, ये U by V है।
तो जहां भी एक सर्टेन वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस वॉल्यूम से जाके फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तरीके से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एक कैपेसिटर के एनर्जी डेंसिटी का तो फॉर्मूला है ही, साथ में इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आपको एक सर्टेन वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी पड़े तो आप इस फॉर्मूले को बेहिचक यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल देता हूं ताकि चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो। देखो फॉर्मूला आपको पता लग गया कि फॉर्मूला बेटा क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। अब जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो बच्चे ये स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है। अब यहाँ पे भाई ये प्लस क्यू चार्ज था, इसका रेडियस आर है, राइट। और आफ्टर टाइम टी अगर हम देखें तो ये को रेडियस आर होगा तो इसका सिमेट्री भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फैला, ध्यान से सुनो, इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला अगर उसके वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड निकालना हो तो एनर्जी स्टोर्ड आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट नहीं था। आपको कहां तक के लिए निकालना है, आर डिस्टेंस तक के लिए निकालना है। तो वो एनर्जी डेंसिटी आप एनर्जी आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, इस चार्ज की वजह से। तो हम कैसे निकालेंगे, स्मॉल यू का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा, मान लो इसको कैपिटल आर ले लो, मान लो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मान लो कि एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर अभी फील्ड यहां तक बढ़ चुका है, एनर्जी आपकी यहां तक, यहां से एनर्जी निकलनी शुरू हुई है और एनर्जी बढ़ते 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 यहां तक पहुंच चुकी है। तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे जो ये फील्ड है ये वॉल्यूम के थ्रू बढ़ रहा है, स्फेरिकल वॉल्यूम के थ्रू, तो जो ये एलिमेंट काटना पड़ेगा ये शेल काटना पड़ेगा। और इस शेल का बच्चे वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, इस शेल का वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। दिस इज व्हाट वी कैन राइट, ये लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एनर्जी, तो इस एनर्जी को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो ये जो एनर्जी था ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई को क्या लिखोगे आप, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको इस वॉल्यूम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर से। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब बच्चे यहाँ पे ये जो स्मॉल यू था ये स्मॉल यू में क्या हो गया, कैपिटल यू। लेकिन यहाँ पे इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो देखो एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर जो 4 पाई था बाहर, ये बाहर, वैसे ही यहां से नीचे 2 बाहर, और ये भी 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बाहर। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाई नीचे क्या बच गया, R4, क्या बच गया, R4, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कैपिटल आर। तो वंस यू इंटीग्रेट दिस तो आप क्या निकाल पाओगे, आपने यहां से निकाला कि इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस पूरे स्फेरिकल जोन में कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे स्टोर हुई। सो यू गॉट द एनर्जी, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर। अगर एक पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में, मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, ये आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक क्यू चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज ने अगर एक सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, दिस इज एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये होते क्या है, बेसिकली एनर्जी है, ये साथ में एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो भाई एक क्यू चार्ज ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां फैला दिया तो इस एरिया में जहां तक ये फैल चुका है कितनी एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा होगा, उस एनर्जी का इवैल्यूएशन ये। तो ये हमने यहाँ पे एनर्जी निकाल लिया। इसका बेटे सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है, जेई में भी बहुत कम चांसेस हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन एनर्जी इवैल्यूएशन के आते हैं तो जेई एडवांस लेवल पे ही पूछे जाते हैं। पहले एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, बट एम्स भी नीट के साथ मर्ज हो गया, तो आई डोंट थिंक कि वहां पे भी आएगा। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पेपर में नहीं आएगा, आपको सिर्फ समझने के लिए था कि एनर्जी डेंसिटी जो फॉर्मूला आया, कि जनरली क्या होता है ना कि आमतौर पे अगर कोई भी टीचर एनर्जी डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है तो वो उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिफाइन करके छोड़ देता है।
और इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे या प्रदीप उठाओगे, कुछ कोई बुक आप उठा के पढ़ोगे, तो आप यही देखोगे कि एनर्जी डेंसिटी को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्लेन करके छोड़ दिया गया, ठीक है ना। लेकिन हमें ब्रॉडली सोचना है कि जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज अ फॉर्मूला दैट वी कैन यूज ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इज नॉट दैट ओनली ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी आपने एनर्जी को यहाँ पे इवैल्यूएट करके देखा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी एक सर्टेन डिस्टेंस पे कितनी एनर्जी वहां पे है, एक वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी है, अगर उसको निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, राइट। सबको क्लियर है? तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इनटू दिस, एनर्जी को समझने में अगर कोई परेशानी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो या बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। इफ यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। बच्चों कोई डाउट है या चले आगे? आयुष कुछ बोलना चाहते हो? चलो आगे चलो फिर, तुम लोग का तो रिप्लाई नहीं आता यार। ठीक है, परफेक्ट। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट इट्स क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है, परफेक्ट। तो आपको फिलहाल ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, राइट। एंड इट्स नॉट ओनली ड्यू टू व्हाटएवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कहीं पे भी कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, मेनली क्या हो कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब हम बात करेंगे बेसिकली, हमने देखो लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया था, कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को स्टार्ट किया था, और उसमें सबसे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट किया, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही डिस्कशन हमारा काफी लंबा हो गया, अभी तक हम ऑलमोस्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पार्ट को ही खत्म कर रहे थे। तो नाउ विल मूव अहेड एंड विल मूव अहेड विद आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो होगा, जो हमें पढ़ाया जाएगा, वो आइसोलेट पैरेलल प्लेट होगा, पैरेलल प्लेट के बाद आप आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ोगे, एंड विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर हमारा क्या होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी आएगा, फिर डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी आएगा, फिर आरसी सर्किट भी आएगा, तो थोड़ा लंबा खींचेगा ये, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि कैपेसिटर वैसे भी अदरवाइज आल्सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो बच्चों। So we are talking about isolated spherical capacitor, right? तो यहाँ पे बच्चों ये है आपका isolated, So डिस्कनेक्ट होने वाली है, डिस्कनेक्ट होने वाली है, डिस्कनेक्ट होगा तो देन I'll send you the other link, but फिलहाल कंटिन्यू करो, डिस्कनेक्ट शायद नहीं होगा आज। देखो तो यहाँ पे बेटा आपके पास है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट। अब इसका मान लो बच्चे यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर है। अब आप बोलोगे कि सर आपने हमें कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कैपेसिटर वो डिवाइस होगा जहां पे कम से कम दो सरफेस होने चाहिए। याद करो, मैंने जब कैपेसिटर को डिफाइन किया था तो यही कहा था कि दुनिया भाई कोई भी कंडक्टर लेके आओ, दो कंडक्टर होना चाहिए और किसी भी शेप और साइज का होना चाहिए। अगर वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे तो दे विल फॉर्म कैपेसिटर। यही डेफिनेशन दिया था मैंने आपको कैपेसिटर का, और बताया था कि भाई कैपेसिटर ये होता है, और बाकी कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर नहीं करता। कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी कैसे आती है और उस एनर्जी को हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आज आपको ये समझा दिया अच्छे तरीके से, राइट। अब देखो, अब क्या बच्चों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की, तो इसको भी हम कैपेसिटर कहते हैं, बट कंसीडरिंग अदर प्लेट एट इन्फिनिटी, यानी अदर सरफेस को हम कहां पे ले रहे हैं, इन्फिनिटी को ले रहे हैं। जैसे कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल प्लेट दे देते हैं, ध्यान से सुनो, मान लो ये सिंगल प्लेट दे दिया गया और कहा गया कि भाई ये कैपेसिटर है, तो आप बोलोगे सर सिंगल प्लेट कैपेसिटर कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम दूसरे प्लेट को कहां पे मान लेंगे, इन्फिनिटी पे। तो अगर कहीं पे पूछा जाए कि कैन अ सिंगल प्लेट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, तो आपका आंसर होगा यस, इट कैन बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, बट
चक्कर क्या होगा इस केस में कि भाई इसमें अदर प्लेट को आपको कहाँ मानना पड़ेगा, इन्फिनिटी, राइट। तो अदर प्लेट आपको कहाँ चला जाएगा, जब व्हेन यू ट्रीट अदर सरफेस टू बी एट इन्फिनिटी देन दिस सिंगल प्लेट आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज अ कैपेसिटर प्लेट, इसको भी आप कैपेसिटर प्लेट मान सकते हो। वैसे यहाँ पे इसका दूसरा कॉन्सेंट्रिक सरफेस हमने कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पे ले लिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दें, अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो देखो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा सरफेस तो है नहीं, तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, Q by 4πε0। और जो दूसरा सरफेस आप इन्फिनिटी पे ले रहे हो, तो भाई जो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो इन अ वे जो V माइनस V इन्फिनिटी होगा दैट इज इटसेल्फ गोइंग टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये क्या होगा, Q by 4πε0 R होगा। तो यहाँ पे इस चीज को आप क्या लिख पाओगे, इसी चीज को आप Q by C लिख सकते हो, क्योंकि V इक्वल टू होता क्या है, Q by C। Q इक्वल टू CV से V इक्वल टू क्या होता है, Q by C। तो बच्चों यहाँ पे ये Q और Q क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से बहुत सिंपल और प्लेन फॉर्मूला ये निकल के आ गया कि जो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, C इक्वल टू 4πε0R। और ये आपके CBSE सिलेबस में भी है, राइट। ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई आइडेंटिफाई द कैपेसिटेंस फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अभी तक देखो जो भी बातें हमने की हैं ऑलमोस्ट इट वाज ऑल द CBSE, ठीक है, एक्सेप्ट दैट जो भी एनर्जी वाला इवैल्यूएशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज किया था, बाकी सारी बातें CBSE में आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये कैपेसिटेंस क्या आ गया, C इक्वल टू 4π। तो देखो जब भी ये डेरिवेशन आता है ना, यहाँ पे आपसे एक और छोटी चीज पूछी जाती है कि टू शो दैट कि फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो कई बार बच्चों पूछा गया है, तो हाउ कैन वी प्रूव दैट कि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, और आप बहुत आसानी से इस चीज को प्रूव कर सकते हो कि फैरेड जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है टू मेजर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसमें कुछ नहीं करना, कंसीडरिंग, देखो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, कंसीडरिंग अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हमने अर्थ को एक स्फेरिकल कैपेसिटर मान लिया R रेडियस का, तो अर्थ का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4πε0R, ठीक है। हालांकि अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, हम इतना बड़े कैपेसिटर को फॉर्म नहीं कर सकते, हमने मान लिया कि ठीक है यार कि ये हमने बना लिया कि इसका कैपेसिटेंस ये होगा। एंड यू नो दिस थिंग कि रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को डिफाइन कर ले तो रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों क्या होता है, 6400 किलोमीटर। और अगर इस चीज को यहाँ पे पुट कर लिया जाए तो पुट करने के बाद जो आपका वैल्यू बेटे यहाँ से आता है वो आता है रिजल्ट 711 माइक्रोफेरेड। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि कैलकुलेशन में काफी टाइम लग जाता है। तो यू कैन रिटेन दिस रिजल्ट कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ होगा, अगर अर्थ को हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर मान के करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 711 माइक्रोफेरेड आएगा। माइक्रो आप समझ सकते हो कि अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर बनाने के बाद भी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है वो माइक्रो में आ रही है, यानी 10⁻⁻⁶ में वैल्यू आ रही है। तो सोचो कि बेटा 1 फैरेड कितनी बड़ी वैल्यू है। इसलिए हम कहते हैं कि फैरेड जो है वो एक कैपेसिटेंस को मेजर करने का ना बहुत बड़ा यूनिट है। और हमारे कैपेसिटर बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। वी जनरली यूज कैपेसिटर्स इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जितने भी आपके टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, हर जगह पे आपका कैपेसिटर अंदर होता है। एंड जनरली वी यूज पैरेलल, सिलेंड्रिकल भी यूज करते हैं। फैन के अंदर जो कंडेंसर लगा होता है दैट इज अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमारे कैपेसिटर बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए हमारे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है जनरली इट कम्स इन पिको एंड नैनोफैरड। तो वो पिको और नैनोफैरड में आता है। हालांकि माइक्रो वाले भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, बट स्टिल पिको और नैनो में इन जनरलाइज आपका जो कैपेसिटेंस गिवन होता है। एंड दिस इज हाउ वी कैन से दिस कि जो फैरेड है इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। देखो
अब अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि आपके पास ये शेल था, राइट, ये क्या था बच्चों, शेल था, और इस शेल पे लेट्स से यू वांट टू स्टोर अ चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, मतलब ये आपका भाई आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है और आप क्यू नॉट चार्ज को इसके ऊपर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी चार्ज देखो क्यू नॉट यहाँ पे आके स्टोर होगा, तो इसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी तो होती है ना बच्चों, कैपेसिटर के अंदर तो एनर्जी होगी, राइट। तो इस एनर्जी को हम किससे निकालेंगे, मान लो अगर क्यू नॉट है तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, हम डेराइव पैरेलल प्लेट के लिए कर रहे हैं, बट इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो वी कैन राइट हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। अब इस सी को अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे 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 तो क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या हो गया, यानी जो इस शेल के अंदर अभी एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड इन अ शेल या सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ शेल। तो शेल के अंदर चार्ज के स्टोरेज से यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है, राइट। इसको हालांकि देखो आप कैलकुलस से भी कर सकते थे। मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि यहाँ पे कोई क्यू इंस्टेंटेनियस चार्ज था और आपने यहाँ पे टोटल क्यू नॉट चार्ज स्टोर करना है, तो इस पे क्यू चार्ज कैसे आ रहा होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें तो भाई देखो सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था बच्चे, कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी परफॉर्म इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनिशियल पॉइंट। देखो क्या है बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में सब कुछ समझने के लिए आपके पिछले कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि चीजें बिल्कुल को लिंक्ड है, और पोटेंशियल एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बेटा आप लोगों के लिए वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, जानबूझ के मैंने सारी क्लासेस ऑलमोस्ट लाइव ली थी यूट्यूब पे, कि ताकि आप चीजों को बार बार देख सको, राइट। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पोटेंशियल में जब हमने डिफाइन किया था तो वर्क डन के बारे में क्या कहा था, कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी परफॉर्म इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब बारी पोटेंशियल एनर्जी की आई थी तब हमने क्या कहा था, कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी परफॉर्म a point the amount of work that we perform in bringing a point charge from infinity to initial point। तो मान लो अगर चार्ज यहाँ पे Q है और dq चार्ज इन्फिनिटी से अगर आप और लेके आते हो तो बच्चे आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। और पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ शेल क्या होगा बेटा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू dq। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दे, इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे तो भाई यहाँ पे इस dq का इंटीग्रेशन जीरो से क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट, ये लिखेंगे ना हम यहाँ पे, एक सेकंड देखो, जो dw इक्वल टू dw को हम जीरो से w तक और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को बाहर और q dq जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के अंदर और इसका इंटीग्रेशन जीरो से q नॉट। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो वर्क डन क्या होगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अल्टीमेटली यही आपका वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गया। तो इसी वर्क डन को बच्चे हम क्या बोलेंगे, इसी वर्क डन को विल से एनर्जी स्टोर इनसाइड द व्हाटएवर आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, या फिर शेल के भी बात हो कहीं पे, कई बार शेल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द शेल इज q नॉट स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट। So this is all about the whatever isolated spherical capacitor। देखो अब इसके बाद अगर बच्चों हम आगे मूव ऑन करें, देखो इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, हम इसकी बात करेंगे, राइट। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, देखो बच्चों यहाँ पे मान लो कि आपका एक सरफेस ये है, राइट, यहाँ पे आपका ये दूसरा सरफेस है, ठीक है ना। तो ये दूसरा सरफेस हो गया और ये आपका पहला सरफेस हो गया। अब ध्यान से सुनना,
अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पे, तो मान लो इस पे चार्ज दिया प्लस क्यू, इस पे चार्ज दिया माइनस क्यू, इसका रेडियस हो गया ए, इसका रेडियस हो गया, ठीक है जी। और कहा गया कि भाई ये दोनों कैपेसिटर है, ठीक है भाई ये कैपेसिटर है, क्योंकि इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि कैपेसिटर होने के लिए दो सरफेस का होना जरूरी है। तो ठीक है, ये कैपेसिटर है, एक पे प्लस क्यू, अंदर वाले पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया और बाहर वाले पे माइनस क्यू दे दिया, और हमें निकालना क्या है, इस कैपेसिटर का निकालना है कैपेसिटेंस, राइट। देखो तो यहां पे मान लो बेटा ये ए है, ये बी है, पोटेंशियल एट ए, अगर हम पोटेंशियल एट ए को डिफाइन करें तो भव्या आप बताओ कि बेटा पोटेंशियल एट ए क्या होगा। भव्या साहब आप बताएं प्लीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए। भव्या सर उसका माइक काम नहीं करता। भव्या का माइक काम नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, भव्या काम नहीं करेगा तो देव भंडारी बताएगा। देव आप बताओ। देव सबको साफ कर दो देव भाई। बहुत बढ़िया। आर्यन, आर्यन बेटा पापा को फोन लगा दूंगा मैं अगर जवाब नहीं दिया तो। देव भंडारी सुन रहे हो ना बेटा, कुछ मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा पापा को फोन लगाऊंगा, इसके बाद क्लास के बाद देख लेना। हाँ क्या आवाज नहीं आ रही आर्यन? हाँ बताओ फिर। बता रहा हूँ सर इसमें। चलो बताओ रिद्धि बताओ। सर k³/a minus k³ by b। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो देखो पोटेंशियल बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, k³/a, ठीक है, a की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल और फिर b की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, तो वो क्या आ जाएगा माइनस k³/b। वैसे अगर हम पोटेंशियल एट b निकालें तो अंदर वाले की वजह से बाहर जो पोटेंशियल जाएगा k³/b माइनस k³/b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो यार मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है भाई, एक बार जाओ दोबारा वीडियो देखो, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को दोबारा अंडरस्टैंड करो। समझ में ना आए तो भैया पर्सनली मेरे से क्लास ले लो, कोई इशू नहीं, घर पे बैठा हूँ पूरे दिन खाली हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट ट्राई टू मेक दिस कॉन्सेप्ट एज क्लियर एज पॉसिबल, नहीं तो दिक्कत आएगी यार, बहुत दिक्कत आएगी, बता रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन में आप हमेशा अटकोगे। देखो तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही हमें निकालना होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम, के क्यू कॉमन आ जाएगा एंड यू विल हैव 1/a माइनस 1/b। अब इस v को आप लिख लोगे यहाँ पे q/c, इस v को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे q/c एंड यू विल हैव b माइनस a अपॉन ab। तो अब यहाँ पे q q क्या हो गया, कैंसिल। तो जैसे q q कैंसिल होगा तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4πε0 ab अपॉन b माइनस a। ये रिजल्ट आप याद रखोगे, ठीक है। ऑल्दो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जब आप एडिशनल में जाओगे ना तो आपको ये एज ए न्यूमेरिकल दिख जाएगा। तो एनसीईआरटी एडिशनल में ये क्वेश्चन आपको एज ए न्यूमेरिकल नजर आएगा, तो ये ध्यान रहे, राइट। तो इट विल बी देयर इन एनसीईआरटी और रिजल्ट क्या आ गया आपका 4πε0 ab अपॉन b माइनस a। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, देखो ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से सुनना। इसको हम दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे। एक तरीका तो ये हो ही गया कि आप पोटेंशियल एट सरफेस डिफाइन करो, आपको डेफिनेशन पता है एंड यू कैन गेट योर आंसर। दूसरा तरीका क्या, ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यानी इन दोनों के बीच में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा बच्चों, वेरिएबल, जाहिर सी बात है, क्योंकि शेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है k/r², और जैसे जैसे r चेंज होगा, जैसे जैसे r आपका चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो इन दोनों सरफेस का अगर डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालना चाहें तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। भाई ये फॉर्मूला किस दिन रात काम आएगा, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यही तो होगा। तो इस फॉर्मूले को भाई हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी अगर dv की बात करें और अगर dv यहाँ पे निकालना हो तो भाई देखो
dv यहाँ पे जो va माइनस आपका vb होगा, हम निकालना क्या चाहते हैं, va माइनस vb। तो va माइनस vb आपका क्या हो गया, माइनस kq बाई आर स्क्वायर इनटू क्या हो गया dr। तो यहाँ पे माइनस kq बाहर और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, dr बाई आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक। तो अगर इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो माइनस kq ये आ जाएगा माइनस 1/r, और लिमिट क्या आ गया बेटा, a टू b, ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, यानी kq यहाँ पे आ जाएगा ये 1/b माइनस 1/a। एक सेकंड, माइनस का चक्कर पड़ गया ना, हाँ ये vb माइनस b था, सॉरी, ये dv आपका डिफाइन करेगा vb माइनस va। तो हमें यहाँ पे डिफाइन क्या करना होता है, va माइनस vb। तो va माइनस vb आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो दैट विल बी kq 1/a माइनस 1/b, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके वही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जैसा कि अभी लास्ट वाले केस में आया था, इट्स द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे भी इसको q/c लिखोगे तो रिजल्ट को आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना नहीं आता सरफेस पे तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने vb माइनस v इसलिए किया क्योंकि मैंने लिमिट a से b लगाया था। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको लिखता va माइनस vb, ठीक है, तो आपको लिमिट जो यहाँ पे लगाना था उसको अलग लगाना था, वो लिमिट लगता है आपका b2 है, यानी बाहर से अंदर की तरफ। अगर आप va माइनस vb लिख रहे होते, अगर आप vb माइनस vb लिखोगे तो लिमिट कहां से कहां जाएगा, a टू b जाएगा। तो va समझ गया ना, तो va माइनस vb के लिए b2 है और vb माइनस va के लिए a टू b। तो ये आप ध्यान रखें। तो जब आपको इसका माइनस इसका करना हो तो लिमिट आपका कहां जाएगा, a टू b जाएगा, और जब va माइनस vb करना होगा तो लिमिट कहां जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ, vb that is from b to a। So this is how we can find the capacitance of concentric spherical capacitor। देखो अब यहाँ पे मजा कब आता है, यहाँ पे इसमें मजा नहीं आएगा, यहाँ पे मजा तब आएगा कि जब आपको दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे एक सरफेस, यहाँ पे दूसरा सरफेस, और यहाँ पे आ गया तीसरा सरफेस, ठीक है। और मजे वाली बात क्या है, यहाँ पे डाल दिया मीडियम, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे डाल दिया मीडियम, यहाँ पे भी डाल दिया मीडियम, ध्यान से सुनना, गैप में क्या डाल दिया, मीडियम। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, यहाँ पे K1 यहाँ पे K2, और ये रेडियस है R1 और आपका ये रेडियस यहाँ पे गिवन है R2, राइट। तो इस तरीके से आपका गिवन है यहाँ पे, एंड सॉरी इसको आप R2 ले लो, R2 ये हो गया आपका R3 और ये हो गया आपका R1, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, आप देख सकते हो, देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स। यहाँ पे ये A आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका C। एंड नाउ इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर का आपने कैपेसिटेंस डिफाइन करना है। हाउ कैन वी डू दैट, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आप अगर उस मेथड से जाओगे कि मैं शेल के सरफेस पे पहले पोटेंशियल डिफाइन करूं तो कभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट निकालने का बेस्ट चीज क्या है कि मुझे सबसे इनर मोस्ट और सबसे आउटर मोस्ट, यानी इनर और आउटर सरफेस का ना आपको क्या पता होना चाहिए। तो सबसे इनर और आउटर का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर VA माइनस VC को हम लिखना चाहें, ध्यान तो VA माइनस VC को हम लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस आप क्या लिख सकते हो, VB माइनस VC। दिस इज व्हाट वी कैन राइट। अगर आप अलजेब्रिकली चलो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, तो हम इस तरीके से इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं और यहां से आपका VA माइनस VC निकल के आ जाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर मैं यहाँ पे VA माइनस VB निकालू, VA माइनस VB, तो कोई आर्बिट्री लोकेशन यहाँ पे r डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा और इसका इंटीग्रेशन यानी माइनस EDR, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, R2 टू R1। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, R2 टू R1। E को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो E को देखो क्या लिखोगे आप, K भी नहीं, इसको लिखो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू R स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा DR और लिमिट R2 टू R1। शायद आपको समझ में आ गया होगा
कि मैंने बेटा यहाँ पे K1 क्यों यूज किया, क्योंकि पहले यहाँ पे एयर था, अब यहाँ पे क्या आ गया, मीडियम आ गया। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे तो Q/4πε0 साथ में एक साइलेंट R, दैट इज K1 इनटू क्या होगा आपका यहाँ पे R²। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट हियर, एंड नाउ फाइनली वी कैन इंटीग्रेट dr/r²। तो dr/r² को आप यहाँ पे देखो Q/4πε0 K1 को बाहर लिखो और dr/r² का इंटीग्रेशन -1/r लिमिट R2 टू R1। तो जब आप पुट करोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, Q/4πε0 K1 एंड फाइनली विल गेट व्हाट, तो इट इज 1/R2 - 1/R1, कुछ ऐसा आ जाएगा। इन अ सेम मैनर आप VV माइनस VC निकालोगे, तो जब आप VV माइनस VC यानी यहाँ का डिफाइन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखोगे, बस लिमिट कहां से कहां तक होगा, R3 टू R2। इस केस में कहां से कहां तक होगा, R3 टू R2। और जब आप ये E अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, K2। अब जो भी ये वैल्यू आएगी इसी तरीके कुछ, हाँ बोलो। सो फर्स्ट स्टेप में माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस EDR। हाँ माइनस साइन आएगा, माइनस आई मिस्ड, माइनस साइन आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो इसको माइनस और इसको प्लस कर, ठीक है। तो ये आ गया आपका VA माइनस VB। अब VB माइनस VC में आपको सेम तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी इन दोनों के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K2, ठीक है। यहाँ पे आपका R² ही रहेगा, बस लिमिट R3 से R2 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, -1/R3 + 1/R2, और यहाँ पे क्या आएगा, K2। इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, और इस VA माइनस VC को आप क्या लिख लोगे, Q/C। तो देख लेना, Q यहाँ भी आएगा, Q यहाँ भी आएगा, दोनों Q क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस। तो ये एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, रिजल्ट आएगा। वैल्यू वाज नॉट नोन टू मी, इसलिए मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दिया है कि हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ व्हाटएवर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स। मीडियम भी आ जाए तो परेशानी नहीं है, मीडियम नहीं हो तो और भी ज्यादा आसान, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द कैपेसिटेंस। तो इसको बेटा आप हम यहाँ तक रहे थे, राइट। एंड या फिर चलो एक काम और कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी खत्म कर लेते हैं। देखो अब अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की अगर बच्चे हम बात कर लें तो देखो ये आपका होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आई यहाँ पे एक अंदर भी बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके का सिलेंडर होता है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। यहाँ पे आपका आ गया भाई एक प्लस चार्ज, ये यहाँ पे ले लिया प्लस चार्ज। देखें आप, दिस इज नॉट इन CBSE सिलेबस, ये CBSE में नहीं, राइट। जो अंदर वाला रेडियस है बेटा A है, जो बाहर वाला रेडियस है वो B है। क्या है बच्चों, जो अंदर वाला रेडियस है वो A है, जो बाहर वाला रेडियस है वो B है। तो देखो आपको पता है कि अगर मान लो सरफेस A और ये सरफेस B है, तो यू विश टू फाइंड व्हाट, VA माइनस VB, क्योंकि VA माइनस VB को हम पोटेंशियल डिफरेंस ट्रीट कर सकते हैं, इसको Q/C लिख करके आप कैपेसिटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो यहाँ से R डिस्टेंस अवे अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें, तो VA माइनस VB क्या होगा बच्चों, -E.dr, दिस इज व्हाट विल राइट। और इसमें लिमिट कहां से कहां तक आएगा, तो B to A, राइट। -E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बच्चों, 2πε0 R/dr। अगर आपको याद आ रहा हो तो बचपन में आपको पढ़ाया था मैंने कि सिलेंड्रिकल वायर की वजह से या वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, λ/2πε0 R। तो यहाँ पे जो VA माइनस VB है उसको आप V लिख सकते हो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। λ/2πε0 बाहर, माइनस साइन भी बाहर, dr/r का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, ln r। इसको लॉग के फॉर्म में लिख देंगे, ln r। लिमिट कहां से कहां तक आ गया बेटा, B to A। तो नाउ इफ आई पुट द वैल्यू, अब अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो ये λ/2πε0, यहाँ पे क्या लिखोगे इसको आप, ln A माइनस ln B। ध्यान देना ये जो आपका होगा ये होगा ln A माइनस ln B। तो ln A माइनस ln B को आप क्या लिखोगे, ln A by B, लेकिन माइनस साइन था, माइनस साइन को अगर आप अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा ln प्लस ln B माइनस ln A, यानी उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा ln B by A। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ln B by A। अब जो ये V था, ये जो V था
इस v को आप क्या लिख सकते हो? अगर इस v की हम बात कर ले, देन दिस v कैन बी डिफाइंड बाय q by c. इसको आप q by c लिख लो, तो q by c इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b by a. रह गई बात लैम्बडा की, तो मान लो अगर सिलेंडर का लेंथ l था, तो इसको आप चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो, यानी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln b by a. जो सिलेंडर मैंने लिया था उसका आप लेंथ l ले लो, तो लैम्बडा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, 8 q की कैंसिल. तो बच्चों c यहां से क्या आ गया आपका, तो c आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और ln b by a. So that is the formula for capacitance of a cylindrical capacitor. ये कहीं कहीं पे किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको दिखेगा या मिलेगा, आपको सिर्फ इसको जानना है. You just need to know the formula. ये formula for cylindrical capacitor क्या होता है, right? तो we are keeping our lecture still here. तो यहाँ तक आपका जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का पूरा कॉन्सेप्ट था वो सारा खत्म हो गया. एंड वेडनेसडे को भी ना प्रोबब्ली आई विल कीप द एक्स्ट्रा क्लास बाय कोऑर्डिनेटिंग विद धर्मवीर सर. अगर मैथ की क्लास नहीं होगी तो डेफिनेटली आई विल कीप द क्लास ऑन वेडनेसडे. बट ऑन वेडनेसडे आई विल टेक योर डाउट सेशन. ठीक है, वेडनेसडे की जो क्लास होगी उस दिन डाउट सेशन लेंगे. और यहाँ तक ना बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट को ना प्रॉपर्ली एक बार सारा रिवाइज कर लो. दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे पता है कि इतने आसानी से रिटेन नहीं होता है. ठीक है, हालांकि आज का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर लिया है एंड होपफुली आई विल अपलोड इट, ताकि इसको आप दोबारा देखो, अच्छे तरीके से सुनो और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को ग्रैब करो. राइट, चलो ओके बच्चों, थैंक यू. सर पीडीएफ नोट्स है क्या इसके? क्या बेटा? पीडीएफ नोट्स है क्या इसके? यार पीडीएफ 17 के बाद होगा. एक्चुअली सारी चीजें सेंटर पे रखी हुई है, तो घर पे जो था वो भेज दिया था मैंने, तो सेंटर खुलने के बाद ही कुछ हो पाएगा. मीनवाइल तुम यहाँ से कुछ अभी लिख लो, काम अभी फिलहाल से यहाँ पे मैनेज करो. बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. एक दो दिन में अरेंज होता है तो आई विल डू दैट. ठीक है, डोंट वरी. ओके सर. ठीक है. ओके.